चर्चा इलेक्ट्रोस्टैट की है, लेक्चर 1 है और चार्ज और उससे जुड़ी हुई चीजों की यहाँ चर्चा करनी है। 2-3 खास पॉइंट हैं जिसको हम यहाँ टॉपिक कवर करने वाले हैं। बचपन से एक प्रॉब्लम आपको काफी सता रही है, एक प्रॉब्लम जिसने काफी आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। वो ये है कि जब भी हम किसी पेन को रब करते हैं हेयर से, तो पीस ऑफ पेपर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर लेता है। जब भी किसी बैलून के नीचे छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स रखते हैं तो वो बैलून इस पेपर को अट्रैक्ट कैसे कर लेता है। या फिर किसी ऐसे ट्रक जिसमें ऑयल को वो ले जा रहा है, उसमें लंबी लंबी चेन्स क्यों लगी होती हैं। आपको पता है चार्ज हो करके वो चार्ज लीक हो जाएगा जिससे इसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो इन सब चीजों की जो फाउंडेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसी की शुरुआत 12th में फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग करते हैं। इसमें चार्ज और उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को समझने का समय है और बहुत डिटेल में इसको जानने का वक्त है। सो वन बाय वन आज के इस लेक्चर में, एक छोटे से लेक्चर में, लेक्चर 1 में 3 बातों की चर्चा होनी है। पहला है कि आखिर इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। दूसरा, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, जो कि आपने बचपन से पढ़ा है, फिर भी एक अलग अंदाज में हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। और तीसरा, चार्ज मेजरिंग जो डिवाइसेस हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे यहाँ। तो ये 2-3 चर्चाएं बड़ी खूबसूरत यहाँ इस चैप्टर में हमें करनी है। ये चर्चा पहली बार 7th 8th में भी होती है, फिर 10th में आकर के चर्चा डिटेल में होती है और फिर 12th में आकर के थोड़ा और ज्यादा डिटेल में हम सब जानते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की बात करें तो 2013 से 25 तक की अगर आप स्टैटिक्स देखो तो आप देखोगे कि एवरी ईयर कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही है, 2, और सम टाइम जैसे 19 में तो ये 3 क्वेश्चंस तक भी पहुंचे थे। तो ये कहीं ना कहीं अगर स्टैटिक्स देखें तो एवरी ईयर नीट और जेई में इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। एक तो कंफर्म ही है, कई बार 2 और 3 तक भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है इस वाले चैप्टर से। ओवरऑल स्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर चार्ज की बातचीत सबसे पहले शुरू की जाएगी। सबसे पहले मैं थोड़ा वर्ड बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैट जैसे आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, यानी एसोसिएटेड टू चार्ज है। अगर हम देखें तो ये इसका एसोसिएशन किससे है, चार्ज से है। और स्टैटिक वर्ड बनता है रेस्ट से, यानी कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो वो किस तरह की प्रॉपर्टी पोजेस करता है, दिस समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के 2 पार्ट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टैटिक में चार्ज जब रेस्ट में है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, और डायनामिक में जब वो फ्लो करता है, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसको चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं। तो 2 चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट की डिस्कशन करनी है और उससे जुड़ी हुई सारी चर्चाएं, राइट। और तीसरे चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा होती है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, नहीं है तो मैं दोबारा बता रहा हूं। यहां फर्स्ट सेगमेंट में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जा रहा है, इसमें चार्ज रेस्ट में है उस वक्त की प्रॉपर्टीज की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया। अब सारी कहानी किसके ऊपर आ जाती है, तो आपको पता है चार्ज के ऊपर आ जाती है। चार्ज को आप एक तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो। एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है, फ्लो नहीं कर रही, रुकी हुई है। रुकी हुई चीज कौन, किसकी वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, तो आई होप आप समझ गए, चार्ज की वजह से। आप थोड़ा चार्ज को अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो यहां लिखा हुआ है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर carried by some elementary particles that are govern how particles are affected by electric or magnetic field। हम सब जानते हैं, यानी कि property of any material due to which it possesses some electrical or magnetic behavior is called what, electric charge। यानी चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है। थोड़ा डिटेल में समझिए बारीकी के साथ, वरी होने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जब भी किसी मटेरियल के अंदर चार्ज आएगा तो वो कुछ काम करने लग जाएगा। जैसे कोई बंदा मान लीजिए कह रहा है पागल है, ये वाला बंदा पागल है, इसका मतलब वो कुछ कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, कुछ बिहेवियर दिख रहा होगा उसके अंदर, वो कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, उसमें से आप कुछ देख सकते हो कि कुछ कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कहते हो ये बंदा पागल हो चुका है, isn't it?
ऐसे ही अगर कोई मटेरियल है, जैसे ये वाला मटेरियल है, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पोजेस करने लग जाए, कैसे इलेक्ट्रिकल? अपने ही जैसे किसी मटेरियल को अट्रैक्ट कर ले या किसी को रिपेल कर दे, तो आप कहोगे अच्छा कुछ तो हुआ है, ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो उस अजीब से बिहेव को आप कहोगे कि ये चार्ज हो गया है। उसका सोर्स क्या है अजीब बिहेवियर का? इसका चार्ज होना। यानी चार्ज होना एक तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ये इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर पोजेस करने लग जाता है। इसको क्या कहते हैं? चार्ज होना। फिर समझिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाना किसी मटेरियल में जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करने लग जाए, उसको क्या कहते हैं? चार्ज होना। तो चार्ज होने का मतलब समझ गए? हाँ, अब ये किस वजह से होता है, होने के बाद क्या क्या होता है, ये नेक्स्ट लेवल की चर्चा है। पर चार्ज होना इज बेसिक थिंग। चार्ज होने का मतलब क्या है कि ड्यू टू विच इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट पोजेस सम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। दैट्स इट, काम खत्म। बहुत टाइम पास की जरूरत नहीं है, बेसिक डेफिनेशन भी हम लोगों ने कर ली है। तो अगर कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, यहां मान लिया कोई मटेरियल है, अब क्या है, ये चार्ज हो रहा है। अब चार्ज होने का मतलब क्या है कि बिहेव करेगा, बिहेव्स और पोजेस, या पोजेस करेगा क्या? पोजेस सम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर। बहुत बढ़िया, यहां हम क्या लिख सकते हैं? सम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर, इसको पोजेस करता है। बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं चार्ज होना। यस और नो? अब इसका रूट क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि आखिर इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ चार्ज क्या है। खैर, कॉज ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, यहां मैं थोड़ा दिखाऊं आपको कि आखिर इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ चार्ज। तो आपने इतना सुना है, कॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल का, किस कोई मटेरियल कब चार्ज होगा? जब क्या होगा? जब क्या होगा? एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल। यानी कुछ ऐसे पार्टिकल हैं नेचर में जो इस बिहेवियर के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से? लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो पार्टिकल ऐसे हैं जो चार्ज पोजेस करते हैं। चार्ज को क्या करते हैं? पोजेस करते हैं। कौन कौन से? जिसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों चार्ज को पोजेस करते हैं। तो अगर किसी मटेरियल से ये गए या किसी मटेरियल के ऊपर आ गए, एक्सचेंज हुआ, ट्रांसफर हुआ, प्रोपेगेशन हुआ, जैसे ही ये होगा वो मटेरियल चार्ज हो जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को कहा हुआ है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन को कहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब नेगेटिव पार्टिकल चला गया, तो वो अपनी नेगेटिव प्रॉपर्टी को ले गया। ये देखो, ये नेगेटिव प्रॉपर्टी हमने नाम रखा हुआ है। स्टार्टिंग में जब कोई मटेरियल चार्ज हुआ था, तो जब भी कुछ नया होता था तो लोग नेगेटिव ही कर देते थे। जैसे आप भी कुछ नया करोगे तो सबसे पहले समाज उसको बुरा ही कहेगा, कुछ गड़बड़ ही कर रहा होगा ये। स्टार्टिंग में जब ये बिहेवियर आया तो हमने इसको नेगेटिव बिहेवियर कहा। फिर जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर सरफेस पे होता है, उसको हमने नेगेटिव पार्टिकल नाम रख दिया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी भी थी अगर एक तरीके से देखा जाए तो। आई एम सॉरी। बात ये हो रही थी कि दो तरह के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पार्टिकल रख दिया, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन फिर भी चलो, अब जो नॉमेनक्लेट हो गया वो तो हो ही गया। देन फिर उसका अपोजिट मिला हमें, उसका नाम फिर हमने प्रोटॉन रखा। अब पहले का नाम नेगेटिव रख चुके थे तो दूसरे को पॉजिटिव पार्टिकल रखना था। ऐसा करके एक पूरी कहानी है, कोई मतलब नहीं है, पर पता होना चाहिए। अब मेन मुद्दे की बात क्या है कि ये जो पार्टिकल हैं ये कुछ प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। जैसे ही चले गए या जैसे ही इनका कुछ एक्सेस हुआ, लैक ऑफ या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ या एक्सेस ऑफ चार्ज पार्टिकल, वैसे ही मटेरियल के अंदर अजीब सी प्रॉपर्टी आ जाती है, उसे ही चार्ज होना कहते हैं। ये सर, तो अगर कॉज देखें तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और मेजॉरली कौन ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल अगर चार्ज हो रहा है तो उसके पीछे रूट कॉज क्या है, किस वजह से वो चार्ज हो रहा है। खैर, ठीक है। अब टाइप्स की बात करें तो आपने कहा क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसमें आप लिख सकते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, जो कि होता नहीं है ज्यादातर। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन फिर भी मान करके चलिए एक पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी मटेरियल में
इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, आप समझ रहे हैं किसी मटेरियल में, देखिए सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा नीचे बाउंडेड है, उसकी ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव पार्टिकल है वो चला गया, नेगेटिविटी चली गई, तो बचेगा क्या, पॉजिटिव। ये सर पॉजिटिव। आप समझिए एक एटम, अगर हम किसी एटम की बात करें, इतना तो समझ लिया, थॉमसन ने प्लम मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने न्यूक्लियस मॉडल दिया, उन्होंने बताया कि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, ऐसे से रिवॉल्व करता है, इजंट इट, रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब बाहर का, अच्छा एक और बात आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा, और इसकी जो साइज है, नहीं नॉट साइज बहुत ज्यादा, न्यूक्लियस की साइज बहुत ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15, अगर इस एटम की साइज 10⁻⁻10 है तो न्यूक्लियस उससे और 5 टाइम 10⁵ टाइम्स छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास, 1 फर्मी के आसपास साइज होती है। तो ये बहुत अंदर, बहुत ज्यादा क्लोजली बाउंडेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया का, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसके अंदर काम करता है, ये बाउंड है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल है। और एक और बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर। नेचुरली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के ठीक बराबर है। तो चार्ज के मामले में हमेशा एक एटम क्या होता है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम क्या है, एटम इज ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल। चार्ज के मामले में एटम ऑलवेज कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। हाँ, इफ इन केस किसी कारण से, फ्रिक्शन करने से, किसी के टच करने से, चार्ज पार्टिकल के या इंडक्शन मेथड से, किसी भी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो हो जाएगा, कहोगे पॉजिटिव चार्ज, ये मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हुआ, नेगेटिव चीज चली गई है। और अगर नेगेटिव चार्ज को क्या कहें तो आप कह सकते हैं व्हाट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइस वर्सा, या फिर नहीं, या फिर लैक ऑफ प्रोटॉन, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कब पॉजिटिव चार्ज होगा, कब नेगेटिव चार्ज होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि एटम नेचुरली हमेशा न्यूट्रल होता है, जिसका कि ध्यान रखना है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। होता क्या है कि जब भी कोई भी एटम, इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना चाहिए, कोई भी एटम किसी दूसरे एटम में दो तरीके से कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। पहला, ड्यू टू, मतलब दो कारणों से वो इससे कनेक्ट होता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। जो पहला कारण होगा वो होगा चार्ज डिससेटिस्फैक्शन, यानी जस्ट फॉर द शेक ऑफ चार्ज। और दूसरा है, वो है ड्यू टू मेक ऑक्टेट या ड्यू टू फुलफिल ऑक्टेट रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्टेट, ये दो बातें हैं जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है इस यूनिवर्स में। मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं कह रहा, किसी इंसान टू इंसान, इंसान टू अदर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वहां भी किसी न किसी तरह की नीड है सोसाइटी में, जिससे सोशल इन्वॉल्वमेंट है, सोशल अटैचमेंट है या सोशल इन्फ्लुएंस है। मैं यहां बात कर रहा हूं प्योरली एक एटम के दूसरे एटम से इंटरेक्शन की। तो एक एटम दूसरे एटम से जुड़ेगा दो चीजों की वजह से, या तो रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज है या तो रिक्वायरमेंट टू फुलफिल ऑक्टेट है। क्या मतलब है मैं समझाता हूं। जैसे एक मटेरियल है, नेचुरली हमेशा ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, लेकिन किसी वजह से अगर इसका इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, उसके लिए दूसरों पे फोर्स लगाएगा। जिनके पास भी उसे दिखेगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको तुरंत अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और उससे कुछ इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। दिस इज चार्ज रिक्वायरमेंट। ऐसा करते वक्त इस मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, बस चार्ज के मामले में एक फोर्स लगाएगा। इसको टेम्पोरल रिलेशन कहा जाता है। फिजिक्स में यही होता है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। सेकेंड रिक्वायरमेंट, जब किसी मटेरियल के या किसी एटम के आखिरी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो अब क्या होगा, किसी को ढूंढेगा जिसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन में 2 है और ऑक्सीजन में 2 माइनस है,
जैसे ही वो देखेगा कि यहाँ 2 की कमी हाइड्रोजन फुलफिल कर सकता है, तब ये ऑक्सीजन एक सर्टेन कंडीशन में इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा और एक रिलेशन होगा। अब ऑक्टेट फुलफिल हो गया। अब ये होते ही ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहा, ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहा, ये दोनों मिले और वाटर बने। एक नई प्रॉपर्टी, इन दोनों ने मिक्सअप होके कुछ नए ही बन गए, नया ट्रांसफॉर्म हो गया। दिस होल एंटायर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये बेसिक डिफरेंस है, पर जो अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, इसमें ये दो कंडीशंस है। तो हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, और चार्ज के साथ खास बात क्या है कि नेचुरली एक एटम हमेशा न्यूट्रल ही होता है। नेचुरली हमेशा एक एटम कैसा रहता है? न्यूट्रल ही रहता है। तो ऑक्टेट के मामले में वो पैदा हो सकता है डिफरेंस के साथ, लेकिन चार्ज के मामले में वो हमेशा न्यूट्रल पैदा होता है। किसी कंडीशन की वजह से वो क्या रहता है? डिस्टरबेंस आती है, फिर वो जुड़ता है, फिर छोड़ता है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज है। तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई चर्चा थी। सो आपने चार्ज समझ लिया, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करता है। कॉज ऑफ चार्ज क्या है? तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन या फिर चार्ज पार्टिकल का ट्रांसमिशन। उसके अलावा दो टाइप के चार्ज आपने देखे, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्यों होते हैं ये भी बात आपको थोड़ी डिटेल के साथ समझ आई। अब चार्ज को कैरी करने वाले मटेरियल्स आप अच्छे से जानते हैं। पहला क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का यहाँ मतलब है एनर्जेटाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उनके ऊपर उनकी एनर्जी अच्छी खासी है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो वो आसानी से एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसको इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं, यानी जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हों, जैसे आपने बहुत सारे सेल आप सुनोगे, लेक्लैंड सेल। तो ये इस तरह के बहुत सारे सेल्स आप सुनते हो। तो ये जो गैल्वेनिक सेल्स हैं या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इन ये चार्ज कैरी करते हैं। इनका एक हिस्सा पॉजिटिव, दूसरा हिस्सा नेगेटिव, तो दीज आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स हैं, वो भी चार्ज कैरी करते हैं। मतलब ये कंडक्टर जैसे जितने एनर्जेटाइज तो नहीं है, पर इनकी जो कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड का जो गैप है एनर्जी का, वो थोड़ा कम है। तो थोड़ी सी भी इनको इग्नाइट करो, एनर्जी दो, तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये भी एक तरीके के चार्ज कैरियर है। और कैरियर का मतलब कैरी करने वाले। देखो, चार्ज कैरियर इंसुलेटर भी हैं, बस इंसुलेटर के अंदर चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं होता। आप समझ रहे हैं? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर पूछा जाए क्या इज इंसुलेटर इज चार्ज कैरियर, यस ऑब्वियसली इट इज आल्सो चार्ज कैरियर। जैसे आपने पेन को रब, प्लास्टिक प्लास्टिक को आपने रब किया, अब वो भी चार्ज कैरी कर रहा है, बस वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको, कि चार्ज कैरियर हर कोई है। हाँ, जो जो ज्यादा मोशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, उसमें हम बातचीत करते हैं। तो सेमीकंडक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में चार्ज, वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस भी प्रॉपरली चार्ज कैरी करती हैं। एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस का ट्रांसमिशन होता है, तो उसके बेसिस पे आप चार्ज का फ्लो, चार्ज की मूवमेंट ज्यादा देख सकते हैं। सो एक क्वेश्चन है बड़ा ही खूबसूरत सा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है चार्ज कैरियर्स इन अ मेटल आर इलेक्ट्रॉन रेदर देन प्रोटॉन्स। अभी मैंने वर्ड डिस्कस की भी थी, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लिखा है कि चार्ज कैरियर्स इन अ मेटल आर इलेक्ट्रॉन रेदर देन प्रोटॉन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर। मतलब जो चार्ज कैरियर्स मेटल्स के अंदर हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, ना कि प्रोटॉन। क्या कारण है? क्या इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है? यस ऑब्वियसली, प्रोटॉन बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर है और हेविली बाउंड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से है, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली लूजली बाउंड है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है फर्स्ट वन। सेकंड देखे, लाइटर है, ये भी बात सही है। पता नहीं आपको याद है या नहीं है, अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 9 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, और ये होता है -27 केजी। तो तकरीबन 10 टू द पावर 4 टाइम्स का डिफरेंस है पावर में अगर देखें तो। बाकी मेन नंबर में तो है ही। तो 2000 अप्रोक्स 2000 टाइम्स ज्यादा हेवियर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तो लाइट है, तो लाइट होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा कैरी करेगा। यस और नो? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में दिक्कत कम होगी। और थर्ड लिखा है फार फ्रॉम न्यूक्लियस, ये भी बात सही है, न्यूक्लियस से काफी दूर है। तो देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये सब कारण है इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज कैरियर बनाने में मेटल में,
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए। बढ़िया। नेक्स्ट है कि जो चार्ज हमने पढ़ा है क्या उसकी कोई यूनिट भी है? यस। तो कूलम जिन्होंने चार्ज के ऊपर एक अच्छा काम किया, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को डिफाइन करने का काम कूलम ने किया, जिसे कूलम्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का है। तो उन्हीं के सम्मान में एसआई यूनिट दिया गया, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फुल फॉर्म इसको कह सकते हैं कूलम, कूलम, जिसका आपको ध्यान रखना है। सीजीएस यूनिट भी इन्होंने कहा हुआ है, तो सीजीएस यूनिट में ध्यान रखिएगा, स्टैट सी बोलते हैं, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम भी बोलते हैं, या इसको ईएसयू भी बोलते हैं, या इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। 1 ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू, या फिर स्टैट कूलम भी बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम होता है प्रोबेबली। यस और नो? तो ये एक बहुत, मतलब सीजीएस में आपको ध्यान रखना है कि स्टैट कूलम एक छोटी यूनिट है, तो लार्जेस्ट वाली ऑब्वियसली कूलम हो गई और स्टैट कूलम हो गई, जिसको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा जैसे आपने कूलम देखा, स्टैट कूलम, ईएसयू या फिर फ्रैंकलिन देखा, अदर यूनिट भी अगर हम देखें तो यस, फैराडे एक और यूनिट बनती है, फैराडे, नॉट फैराड। ध्यान रखिएगा, फैराडे डिफरेंट है, फैराड डिफरेंट है। फैराड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फैराडे जो है वो एक यूनिट है चार्ज की, और फैराडे का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटू 1.6 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो अमाउंट आएगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड 1 फेराडे। सो ये आपको ध्यान रखना है। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो अभी एक फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, Q by T। सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब इस फॉर्म में इसको क्यों ब्रेक किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यस और नो? इसको एम्पियर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं डायमेंशन वाइज, या फिर कई बार आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें मास है नहीं, लेंथ है नहीं, टाइम है और करंट है, तो ए टू द पावर 1 कह दो या आई टू द पावर 1, तो ये इसकी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। यस और नो? 80, आप 80 भी लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर हम चार्ज की बात करें, अबाउट चार्ज, यानी कि अगर चार्ज के यूनिट की बात करें तो पॉपुलर यूनिट कूलम है, स्टेट कूलम है, उसी को आप ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट या फिर फ्रैंकलिन भी कह सकते हो। और फैराडे को आपको ध्यान रखना है, फैराडे एक और यूनिट है चार्ज की, 1 मोल चार्ज, प्रोबेबली 96500 कूलम के आसपास ये है, तो इसको आप देख लेना। मल्टीप्लाई कर लो अगर आप 9.6.022 से 1 into 1.6 into 10⁻⁻19 से, तो you'll get डिजायरेबल रिजल्ट। सो यूनिट की बात हो रही थी, तो आई होप आपने इसको समझ लिया। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन भी देखो, यहां आ गया, लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 फैराडे। 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू, सो 6.022 इंटू 10⁻23, यस और नो? इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं क्या करने के लिए? 1 फैराड के अंदर पूछा इन्होंने नंबर ऑफ चार्ज कितने चाहिए। तो आई होप आपको ये वाली कहानी अच्छे से क्लियर है। एक और टेबल है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इस टेबल में प्रोबेबली आपको विजिबल है, अगर कोई विजिबिलिटी का इश्यू आ रहा है मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसमें इन्होंने पूछा है, मैं इसको यहां दिखाता हूं, इन्होंने पूछा है चार्ज एंड मास ऑफ सम एलिमेंट, आपको बताना है कुछ एलिमेंट के चार्ज और मास के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, यस और नो? इलेक्ट्रॉन। दूसरा है पॉजिट्रॉन, एक वर्ड है पॉजिट्रॉन, प्रोबेबली आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, उल्टा पार्टिकल। तीसरा है प्रोटॉन, उसके बाद है न्यूट्रॉन। ये सब आपको जनरली भी पता होने चाहिए क्योंकि ये सब काम आएंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट है ड्यूट्रॉन, और है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, यस और नो? ये अल्फा पार्टिकल है। तो इसके बारे में इन्होंने क्या किया हुआ है, पूछा हुआ है कि आप इसके बारे में बताओ, चार्ज ऑफ सम मटेरियल। खैर आइए थोड़ी बातचीत करते हैं। तो अगर इसके चार्ज की बात करें तो माइनस में 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम पता है,
मास 9.1 into 10 to the power minus 31 yes or no 9.31 into 10 to the power 9.1 probably into 10 to the power minus 31 तो ये 9.1 है, ये मास है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही उल्टा पार्टिकल है, तो इसके ऊपर सेम चार्ज सेम मास होता है लेकिन अपोजिट चार्ज अपोजिट होगा। प्लस में होगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये वाला माइनस तो पावर को शो करता है, न्यूमेरल डिजिट्स को 0.00 को शो करता है। तो एक माइनस में एक पॉजिटिव में, और मास सेम जो पहला वाला था। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो ये भी पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ही, यानी पॉजिट्रॉन के बिल्कुल इक्विवेलेंट पॉजिटिव में। और मास देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन को आप लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, isn't it? माइनस 27, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इसको MP लिखता हूं। न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के ऑलमोस्ट इक्वली है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बहुत कम डिफरेंस। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब होता है 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, इसके कॉम्बिनेशन को ड्यूट्रॉन कहते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज 1 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा और मास 2 टाइम्स ऑफ MP के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही बातचीत? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को ड्यूट्रॉन कहते हैं। तो एक प्रोटॉन की वजह से प्लस E चार्ज, E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो प्लस E चार्ज, ये क्या हो जाएगा प्लस E चार्ज हो जाएगा। और अल्फा पार्टिकल जिसको हम कहते हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। तो मास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ MP, मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स, और क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन भी हैं, प्रोटॉन चार्ज को कैरी करते हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E है, तो 2 होने से 2E लिखा जा सकता है। सो 2E is the charge of alpha particle and 4 MP is the mass of alpha particle। तो आई होप कि आपको अच्छे से कहानी क्लियर है। अगर हम चार्ज पार्टिकल की क्या करें ओवरऑल एनालिसिस देखें तो सो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल अगर देखा जाए तो 1.6, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो 2 प्रोटॉन 2E, एक E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जस्ट डबल ऑफ 1.6। सो अल्फा पार्टिकल के बारे में एक छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग। आई होप आपको ये कहानी क्लियर है। सो नेक्स्ट लिखा है, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कैन चार्ज बी ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास? नहीं, मास सब्सटेंस ही, जैसे मास, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये मास सब्सटेंसेस हैं और ये ही चार्ज कैरी करते हैं। तो अगर ये जाएंगे, चार्ज ट्रांसफर होगा, इसका मतलब चार्ज मास के साथ ही तो जाएगा, ये सर नो। तो मास जाए बिना चार्ज ट्रांसफर हुए ऐसा पॉसिबल है, लेकिन चार्ज जाए बिना मास के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं समझाता हूं। जैसे 4 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन चला गया तो मास चला गया, चार्ज नहीं गया, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल था ही नहीं। तो मास कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट चार्ज ट्रांसफर, बट चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट मास, मतलब मास के साथ ही जाएगा, क्योंकि मास सब्सटेंस ही चार्ज को कैरी कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नो रहेगा, जिसको कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि लिखा है कि वन मेटेलिक स्फीयर A हैज गिवन पॉजिटिव चार्ज, मान लिया हमारे पास A है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और अनदर आइडेंटिकल स्फीयर यहाँ है B और उसको दिया नेगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मास के बारे में क्या, देखो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, यहां चले गए, तभी तो ये पॉजिटिव हुआ, यस और नो। तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के चले जाने से मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसका मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ही मामूली होगा, लेकिन होगा तो सही। तो मास ऑफ ए विल डिक्रीज, मास ऑफ बी विल इंक्रीज। तो सेम गलत है, ए इंक्रीज नहीं, मास बी डिक्रीज नहीं, मास ऑफ बी इंक्रीज, यस। फोर्थ ऑप्शन मास ऑफ बी इंक्रीजेस, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है जिसका कि ध्यान रखना है। सो एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड
टू क्रिएट चार्ज ऑफ 1 कूलम। अभी थोड़ी देर में क्वांटाइजेशन की बात हम करेंगे, उसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी। क्यों? चला गया तो प्लस, आ गया इलेक्ट्रॉन तो माइनस। तो क्वांटाइजेशन से ये फॉर्मूला हमें पता लगता है। अब अगर किसी ने आपसे कहा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए 1 कूलम में, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बना सकते हैं Q बाई ई। Q यहाँ 1 कूलम दे रखा है, E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं चाहे तो 1 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 19 डिवाइड बाई 1.6। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 16। थोड़ा प्रॉपर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ 17 लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो 8 के आसपास लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर 7 अप्रोक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 8.85 वैसे देखा जाए तो हो जाएगा 8.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला खैर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अभी इसकी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट मास ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम मास क्रिएट करने के लिए मास ऑफ, आपको पता होना चाहिए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1, 9.1 इजंट इट? ठीक है, बढ़िया। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। यस और नो? ग्राम में लिखना हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये ग्राम में हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर 1000 से मल्टीप्लाई किया, 30 इसमें से हटाया, 30 हटाते ये होगा 28 ग्राम। यस और नो? माइनस में, वो भी माइनस में। तो 1 इज इक्वल टू दिस। तो आपको बताना है 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। यस और नो? तो कैपिटल N की वैल्यू को 1 और डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना है, तो 1 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि कैसे इसको निकालने। सिंपली यूनिटरी मेथड से टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल मास कितना है 1 ग्राम बनाना है, और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। तो इनको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आई होप कि आपको कहानी अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है कि if 1010 electrons are required by a body every second, the time required to body to get total charge of 1 coulomb। बहुत बढ़िया। तो 1010 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब टोटल चार्ज 1010 में कितना है, तो 1010, या प्रोबेबली हो सकता है 10 टू द पावर 10 हो, जो भी हो। हम लोग यहाँ 1010 मान लेते हैं, या 10 टू द पावर 10 भी मान सकते हैं। तो इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज अभी 1 सेकेंड में है। तो 1 कूलम में कितना टाइम लगने वाला है, द टाइम रिक्वायर्ड टू द बॉडी टू गेट टोटल चार्ज। तो आपको पता है पर सेकेंड, ये क्या है Q बाई टी, Q बाई 1 पर सेकेंड है। तो पर सेकेंड को अगर हम एक सर्टेन टाइम से मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज, सो Q टोटल कैन बी रिटन एज इक्वल टू Q पर सेकेंड और इनटू टाइम t। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q टोटल डिवाइड बाई Q पर सेकेंड, Q पर सेकेंड, इजंट इट? तो Q टोटल कितना है, तो आंसर इज 1 कूलम, और डिवाइड बाई Q पर सेकेंड कितना है, तो 1010 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इजंट इट? डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन में 10 टू द पावर 10 हुआ तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में 10 टू द पावर सिर्फ 1010 हुआ तब भी किया जा सकता है। वैसे आप जनरली अगर ये पूछा जाता है तो 10 टू द पावर 10 से पूछा जाएगा, जिससे कि ये पावर आसानी से सॉल्व हो जाए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 10, 19 में से माइनस हुआ तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 ऊपर आके फिर से वही हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर 8 टाइम्स या 7 टाइम्स। तो यहाँ इसको सॉल्व किया जा सकता है, खैर आसानी से सॉल्व करके देन वी कैन फाइंड
नंबर ऑफ सेकंड्स, ये जो सेकंड आया है उसको फिर हम 3600 से करके आवर्स भी निकाल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ध्यान रखिए, दुनिया के हर प्रॉपर्टी की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कोई बंदा कह रहे हैं ये पागल हो चुका है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पागलपन है, तो आप पूछेंगे कैसे पता लगा? तो पता लगेगा कि ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पोजेस कर रहा होगा, जैसे उल्टी बातें कर रहा होगा, उल्टे कर्म कर रहा होगा। दो तीन चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आई है, इजंट इट? तो इन द सेम वे अगर कोई किसी के अंदर चार्ज हो गया है, तो अब वो चार्ज जो हुआ है उसका अमाउंट निकालने का एक तरीका हो गया। अब और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, चार्ज बॉडी क्या क्या कर सकता है, या उसके अंदर चार्ज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने उस चार्ज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बनाई है। जैसे पहला है कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी का है, समझाता हूं क्या है। दूसरा है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तीसरा है चार्ज कंजर्व्ड है। चौथा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चार्ज इज इनवेरियंस। यहां मेंशन नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इनवेरियंस चार्ज कैसा है, इनवेरियंस है, वेरी नहीं करता, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये बेसिक चार प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? एडिटिव, क्वांटाइज्ड, कंजर्वेटिव और इनवेरियंस। आपको ये चार प्रॉपर्टीज तो याद रखनी ही है, जिसमें से अगर मैं फर्स्ट एडिटिव की बात करूं, एडिटिव तो बहुत ही सिंपल है। जैसे एक बॉडी के ऊपर अलग अलग, मान लिया कि तीन सिस्टम्स हैं, 1 2 3, तीन चीजों से मिलकर के ये सिस्टम बना है। इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर +3 है। तो आपसे पूछा जाए क्यू टोटल क्या होगा, तो आप कहोगे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस कैरिड बाई पार्टिकल ऑफ सिस्टम। जैसे +2 +3 +5 -1, -1 का मतलब 5 -1 यानी 4 कूलम चार्ज हो जाएगा। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि net charge on any body is algebraic sum of all charges present on the body, is algebraic sum of what? All charges present on the body is what? Additive property. Second क्या है? ये second है quantization of charge. अगर हम चार्ज की बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी की, एंड दैट इज व्हाट? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड। तो क्वांटा फॉर्म में है, यानी एक पैकेट के फॉर्म में है। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि टोटल चार्ज किसके ऊपर? ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा? इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनटू एंड नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नंबर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। इसको अच्छे से लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। इसका क्या मतलब है? अगर एक चार्ज का के ऊपर का अमाउंट है E, 1.6 into 10⁻⁻19 को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे n चार्जेस हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा Q, इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? n into E। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? अगर आपके पास 10 रुपए और ऐसे 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 10 नोट निकल गए और हर नोट 10 रुपए की है, तो टोटल पैसे कितने गए आपके? तो आप कहेंगे 10 into 10, 100 रुपीज निकल गए। ये 100, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का अमाउंट है, किसी तरीके से हमने निकाला, वो निकाल लिया अमाउंट 1.6 into 10⁻⁻19। अब एक का इतना है, तो अगर 10 निकले हैं तो 10 into E हो जाएगा। तो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब, जैसे 10-10 रुपए के नोट हैं और आपने कुछ उठा लिए, मैंने पूछा कितने उठाए, आपने कहा 55 रुपीज उठाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। जब 10 रुपए की नोट है तो या तो आपने 10 उठाए होंगे, या 20 या 30 या 40 या 50 या 60, मतलब 10 का ही प्रोडक्ट उठाया होगा आपने। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बीच का कोई अमाउंट उठाए, 51 रुपीज उठा लिया, 55 रुपीज उठा लिया,
56 उठा लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास नोट ही 10 रुपए की है, तो 10 का प्रोडक्ट ही उठाएंगे। तो क्वांटाइज्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसके प्रोडक्ट में ही आप टोटल चार्ज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.6 इंटू 10⁻19 है तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हो गया 2.0 इंटू 10⁻19। नहीं, 2.0 इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ 1.6। या तो 1.6 होगा, या तो 3.2 होगा, या 4.8 होगा, मतलब 1.6 का मल्टीपल होगा, पावर -19 याद रखिए। तो अगर कोई कहता है कि 2.0 इंटू 10⁻19 चार्ज इज पॉसिबल, नहीं, नॉट पॉसिबल। इंटीग्रल फॉर्म में है, n का मतलब e का प्रोडक्ट ही होना चाहिए n टाइम्स, और n क्या होना चाहिए, n मस्ट बी इंटीजर। इंटीजर का मतलब n इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स से बने हैं, क्वार्क्स तो छोटे पार्टिकल हैं, तो कहीं एक क्वार्क चला गया तो कुछ नहीं, क्वार्क्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्वार्क थ्योरी अभी इस थ्योरी को खराब नहीं करती है, वायलेट नहीं करती है। सो ओवरऑल Q का फॉर्मूला n ही है, जहां n इंटीजर होना चाहिए 1 2 3 और मोर, और टोटल चार्ज ऑन द बॉडी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड क्वांटाइजेशन। इससे चार्ज की एग्जिस्टेंस का भी पता किया जा सकता है कि ये चार्ज पॉसिबल है या फिर नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। सो जैसे देखो ये क्वेश्चन आ ही गया, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आर नॉट पॉसिबल। एक लिखा है 2 इंटू 10⁻19, हाँ ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 है, 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 1.6। क्या 3.2 पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल हो जाएगा। क्या 4.8 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। पाई सी इज स्टिल बहुत बिग नंबर है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये तो डायरेक्टली साफ साफ दिख रहा है 2 इंटू 10⁻19 इज व्हाट, नॉट पॉसिबल। तो जिनके आगे बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे बड़े चार्जेस हैं, आप ये समझ रहे होगे 3.4, आप पावर देखिए -19 है, तो जब पावर वाइज देखोगे तो ये बहुत बड़े नंबर्स बनेंगे, तो इनसे पॉसिबल है। लेकिन ये तो साफ साफ ही दिखा रहा है कि नॉट पॉसिबल, तो आप पहला वाला तो कर ही सकते हैं, बाकियों को हम चेक करके देख सकते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा जिसका कि हमने यहाँ ध्यान रखा है। खैर आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लिखा है फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज होंगे, उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। तो सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस और नो, और फिर उसको निकाल करके फिर हम निकाल सकते हैं। तो खैर 36 ग्राम ऑफ वाटर की बात हो रही है, वाटर का मतलब H2O, इसका मोलर मास 2 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 18 मोलर मास इसका। तो 36 ग्राम है, इसका मोलर मास 18 है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हुआ, नंबर ऑफ मोल 18 इंटू 2 यानी 2 होगा। 2 मोल्स अवेलेबल है वाटर का। 36 ग्राम के अंदर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन वाटर है, तो आप कहेंगे 2 मोल है, क्योंकि मोलर मास कितना है 18, तो टोटल मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल 36/18 कितना आ गया 2। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए, तो अब 2 से आप एक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो अगर 8 इसमें है, अगर ध्यान दो तो किसमें, 8 ऑक्सीजन में और 2 इसमें, तो 10 प्रोटॉन्स आर देयर पर मॉलिक्यूल, यानी पर मॉलिक्यूल कितना है 10 प्रोटॉन है। तो कितने मॉलिक्यूल है, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, तो टोटल प्रोटॉन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रोटॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल से, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23, यस और नो। तो आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आ जाएगा टोटल प्रोटॉन, और इनटू कितने मोल हैं, आप सॉरी कितने पर मॉलिक्यूल कितने प्रोटॉन है, तो इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे, देखो ये 1 मोल और ऐसे से जितने मोल अवेलेबल हैं,
उससे मल्टीप्लाई करके टोटल मॉलिक्यूल आ गया, और एक मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल कितना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान ली हमारे पास 2 मोल है और एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो अमाउंट हुआ टोटल मॉलिक्यूल्स का, और हर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन टोटल आ जाएगा। यस और नो, ये हो गया टोटल प्रोटॉन। अब पूछा है कि फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो Q टोटल निकालने का तरीका है Ne, अभी फॉर्मूला बताया, N ये है 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 24, 23 में एक और 10 जुड़ा 24, और इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ये जो प्रोडक्ट आएगा that will be equals to what, total charge on what, 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इतने वाटर में इतना चार्ज प्रेजेंट होगा, इतना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये बात, क्लैरिटी के साथ ये बातचीत समझ आ गई। क्वांटाइजेशन बेस्ड ही एक क्वेश्चन था जिसका कि हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, और भी एक क्वेश्चन है, लिखा है ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, द ग्लास इज एक्वायर्ड चार्ज ऑफ दिस, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू Ne के ऊपर बेस नंबर निकालना है, सो Q बाई E लिख सकते हैं। Q की वैल्यू है 19.2 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, यस और नो, क्योंकि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना है, तो -19 से -19 गया 192/16, इसको लिख सकते हैं, इजंट इट। तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 12 टाइम्स के आसपास हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या ये आसान सा क्वेश्चन था, यस और नो? सो अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, एंड थर्ड प्रॉपर्टी समथिंग कॉल्ड व्हाट, चार्ज इज कंजर्व्ड। एक बात समझिए, किसी के पास मान लिया +10 कूलम है और किसी के पास -2 कूलम है, दोनों का मिला के 8 कूलम है, तो चार्ज कभी लॉस नहीं हो सकता, चार्ज कभी पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है। तो ये सिर्फ यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, लेकिन इनका टोटल अमाउंट ऑलवेज कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, जितना चार्ज आएगा उतना ही कहीं से जाएगा, या टोटल चार्ज एंटायर द सिस्टम का सेम ही रहने वाला है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, कंजर्व, जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी है, लिखा है कि मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, लिखा है द टोटल चार्ज ऑन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कांस्टेंट, टोटल नेगेटिव चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो अगर देखा जाए कि मार्क आउट आपको करेक्ट स्टेटमेंट करना है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये बात सही है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट होंगी? ओके, सो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? देखिए इसमें एक थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आपको थोड़ा ये समझ लेना चाहिए। आप जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, अगर बहुत ज्यादा डीपली जाकर के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि चार्ज का क्रिएशन एक पेयर प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की ग्रुपिंग से, की पेयरिंग से एक स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट होता है, एनिलेशन बोलते हैं इसको, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक अलग प्रोसेस है। क्वार्क्स और पेयर प्रोडक्शन के बेसिस पे आप ये समझ सकते हो कि ये जो पॉजिटिव नेचर क्रिएट होना है या जो नेगेटिव नेचर क्रिएट होना है, ये क्रिएशन हो सकता है, पार्टिकल क्रिएट नहीं होते, पर किसी पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर आएगा या नेगेटिव बिहेवियर आ जाएगा, ये एक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होता है। तो ये बनाया भी जा सकता है, इसको खत्म भी किया जा सकता है, पार्टिकल को नहीं, पार्टिकल के पॉजिटिव बिहेवियर को। फिक्स नहीं है ये कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, या इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल आया है वो कभी न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। ये फॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे डीपली किसी न किसी सेगमेंट के थ्रू। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि आज तक जो भी आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज समझ रहे हैं, वो ये है कि कुछ प्रोसेस, पेयरिंग प्रोसेस के थ्रू
एक चीज पॉजिटिव हो जाती है, फिर वो चीज नेगेटिव हो सकती है। इसमें कुछ माइक्रो पार्टिकल्स के आपस में एक्सचेंज से ऐसा पॉसिबल है। तो चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर आप कहो कि यूनिवर्स के टोटल पॉजिटिव चार्जेस कांस्टेंट है, नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या नेगेटिव पार्टिकल कांस्टेंट रहने वाला है? तो इसका भी ध्यान रखना है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन डिटेल इन डेप्थ आप इसको जान सकते हो, किसी लेक्चर में हम चर्चा भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा समराइज करने का सबका है, तो कम टाइम में अभी आप फिलहाल यही समझो कि अगर आपसे कहा जा रहा है टोटल चार्ज ऑन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला अमाउंट एक पेयरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, वो कम ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के बारे में अगर इन्होंने कहा कि कांस्टेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ऐसा भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है, सपोज कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन की एडिशन हो गई, अब वो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल पार्टिकल में चला जाएगा वो, अब वो नेगेटिव पार्टिकल तो रहा नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल का अमाउंट तो घट गया। ये सर नो, तो टोटल चार्ज सेम रहा, क्योंकि पॉजिटिव और एक पॉजिट्रॉन एक नेगेट्रॉन, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो ये अभी भी सेम है, लेकिन इनके आ जाने से पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट था वो न्यूट्रल हो गया। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप कहो कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल घटा है या बढ़ा, तो आप कहो घट गया। या किसी वजह से अगर न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक चार्ज पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा। आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि न्यूट्रॉन टूट सकता है पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में, सॉरी न्यूट्रिनोज में। ऐसे ही जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का के कॉम्बिनेशन में आ गया तो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकला और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकला। तो ये सब कहानियां हैं कि जब न्यूक्लियस का भी ब्रेक डाउन होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। केवल ये कहा जा सकता है कि टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज व्हाट, कांस्टेंट। तो ये बहुत डेप्थ में है, बहुत लाइटली मैंने इसको बताया है, इस पे और रिसर्च आप कर सकते हैं। लेकिन एचसीवी का क्वेश्चन है, जाहिर है कुछ दम होगा तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आई होप आपको यहां तक की कहानी अच्छे से समझ आ गई। अब इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, लिखा है वी नो दैट चार्ज ऑन क्वार्क इज e/3 और +-2 e/3, देन हाउ कैन वी यूज क्वांटाइजेशन। अब आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्क्स की। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्वार्क्स में आपने सुना होगा कि क्वार्क इज मोर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इसमें दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, एक को कहते हैं अप क्वार्क और एक को कहते हैं डाउन क्वार्क। सो अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि अगर मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी किसी पार्टिकल से मिलकर के बने हों, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो यस ऑब्वियसली क्वार्क्स। अब क्वार्क्स में दो टाइप के हैं, कौन कौन से? एक होता है अप क्वार्क, अप, और एक होता है डाउन। ये दो तरीके के क्वार्क्स होते हैं। जो अप क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज होता है 2e/3 और जो डाउन क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज होता है -e/3। तब तो फिर इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों कह रहे हैं? क्यों? इसके पीछे रगत समझना पड़ेगा। कलर कन्फाइनमेंट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी क्वार्क इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा पेयर में होगा। तो उसका वो कभी इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए हमने अभी भी इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल कहा है। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें कितने क्वार्क्स होंगे? तो आप कह सकते हैं, अगर मान लिया -e/3 है तो 3 टाइम्स ऑफ डाउन क्वार्क, 3 डाउन क्वार्क मिल गए। 3 अगर डाउन क्वार्क मिले, यस और नो, 3 अगर डाउन क्वार्क मिले, आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। अगर 3 डाउन क्वार्क मिले तो e/3 -3, तो तीनों का मिला के कितना चार्ज हुआ? -e हुआ, इजंट इट? ऐसा हो सकता है। अब अगर हम, ये इलेक्ट्रॉन की कहानी हो गई। अब ऐसे ही सोचो, अगर प्रोटॉन की कहानी अगर आपसे पूछ ले कि बताओ प्रोटॉन कितने मिले होंगे, प्रोटॉन के अंदर क्या कहानी होगी? क्वार्क से ही मिलकर के प्रोटॉन भी बना है। तो आप कह सकते हैं कि अप अप डाउन, मतलब अप अप डाउन का मतलब 2 अप और 1 डाउन, तो 2e/3 प्लस 2e/3 और -e/3, तो बताइए कितना हुआ? 2 + 2 4/3, 4 - e यानी 3, सो 3e/3, तो 3 से 3 कटा, पॉजिटिव क्या बना? दिस e।
तो क्या ये कहानी समझ आई या नहीं आई? आसान था या नहीं था? तो अगर हमने अप अप डाउन कर दिया तो एक प्रोटॉन की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से आप अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, सबकी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं कि कौन से क्वार्क की फॉर्मेशन के वक्त क्या-क्या चीजें फॉर्म हो सकती हैं, वो आप निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे, अच्छा मान लो आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो आप इसमें कह सकते हैं यू डी डी, यू का मतलब प्लस 2e/3 और माइनस e/3 और माइनस e/3। तो e/3 और e/3 कितना हो गया? e/3 और e/3 2e/3, तो प्लस 2e/3 और माइनस 2e/3 दोनों को मिलाया, मिलाने से क्या बना? मिलाने से 2e/3 माइनस e/3 तो बना 0, यानी 0 चार्ज आ गया। तो UDD कॉम्बिनेशन किसका है? तो आंसर इज न्यूट्रॉन का है। तो हर एक चार्ज पार्टिकल जो आप देख रहे हो, चाहे वो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल ही क्यों ना हो, वो क्वार्क्स की पेयरिंग की वजह से हो रहा है, क्वार्क्स की पेयरिंग की वजह से। तो अगर क्वार्क्स की पेयरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्वांटाइजेशन अभी भी वैलिड है, बस सही चीजों के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हो रहा है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई कि आखिर कैसे क्वार्क्स के होने के बावजूद ये चीजें सुटेबल हैं। और अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और इनसे रिलेटेड थोड़ी बातचीत थी जो मैंने यहाँ आपको समझाई। नेक्स्ट है कि इफ चार्ज पार्टिकल फाउंड इन, ओके सॉरी, सो क्वेश्चन था कि इफ चार्ज फाउंड इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबली मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट है, इन सम यूनिट वाज 6, 12, 21, 24, 36 and 27, then what will be the smallest charge possible in that named? ये क्वांटाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पूछा गया कि अगर ये चार्ज फाउंड हुए हैं तो स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होगा? तो स्मॉलेस्ट चार्ज के लिए हम लोग यूजुअली HCF निकाल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। तो 6 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? तो 6 ही हो जाएगा। तो 6 और 12 का जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो 3 और 6 हो जाएंगे। अब 6 और 21 में देखें तो कितना हो जाएगा? ओके, सो 6 और 12 का 3 और 6, ऐसे ही अगर 21 का देखें तो इसमें तो 3 ही कॉमन है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 इन दिस यूनिट, तो इसका ओवरऑल इसमें कॉमन फैक्टर एक निकाल लो, क्योंकि उसी का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या 3 के सारे मल्टीपल है? 6, 12, 21, 24, यस 36 एंड 27 सब 3 के हैं, 6 के हर कोई नहीं है, पर 3 का हर कोई मल्टीपल है। तो इसीलिए जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 यूनिट कैन बी द मिनिमम चार्ज, आप कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्वांटाइजेशन के ऊपर बेस्ड जो ओवरऑल कहानी थी वो कहीं ना कहीं ये वाली है। खैर, आइए नेक्स्ट और फाइनल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में समझते हैं, एंड दैट इज फोर्थ वन। और फोर्थ क्या था? इनवेरिएंस। इसको भी पढ़ लेंगे तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की कहानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम कूलम्स लॉ की तरफ मूव कर सकते हैं। सो इनवेरिएंस का मतलब होता है कि जो मैग्नीट्यूड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज कैरिंग पार्टिकल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ चार्ज कैरिंग बॉडी। जैसे ये प्रॉब्लम आई कहां से, कंफ्यूजन आई कहां से? ये कंफ्यूजन आई मास डायलेशन से या फिर टाइम डायलेशन से, थोड़ी अलग बात है। सो आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, m is equals to 1 m naught 1 minus v square upon c square, मास डायलेशन का फॉर्मूला है। या फिर टाइम के लिए भी इसको यूज किया जाता है, t is equals to t naught 1 minus v square upon c square। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर उसका रेस्ट मास इतना है और वो मूव करने लग जाए, तो अब उसका मास इस स्पीड पे डिपेंड करेगा, और अगर ये स्पीड c के बराबर हो जाए तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी एक्सट्रीमली हाई स्पीड से मूव करने लग जाए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो उसका मास अनंत हो जाएगा, उसका टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, उसके लिए फिर समय के बैरियर सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसके एविडेंसेस भी मिले, और इंडिया में तो ये कोई नई बात नहीं है। टाइम डायलेशन की कहानी दसियों हजार साल, लाखों साल पुरानी जो बुक्स हैं, जिनके टाइम के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कब लिखी गई थी, वो उनके अंदर इसकी मेंशनिंग करी गई है। टाइम डायलेशन के ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आइंस्टाइन ने जब ये फॉर्मूला दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि मास कहीं ना कहीं स्पीड पे डिपेंड करता है या फिर टाइम स्पीड पे डिपेंड करता है। तो चार्ज के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया कि क्या चार्ज भी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो देखा गया कि नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि चार्ज भी इनके ऊपर डिपेंड करता हो। तो इसीलिए हमने चार्ज को क्या कहा?
एक इनवेरियंस क्वांटिटी कंसीडर किया, जिसको कि आपको ध्यान रखना है। सो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई जिसमें हमने बात की किन किन चीज की, कि एडिटिव है, कंजर्व्ड है, क्वांटाइज्ड है और इनवेरियंस है। और बाकी कुछ अदर रिलेटेड प्रॉपर्टीज जैसे दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये सब बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। सो ये सेकंड टॉपिक के बारे में था कि अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड चीज, बहुत छोटी सी एक डिस्कशन और बची है, एंड दैट इज अबाउट व्हाट इलेक्ट्रोस्कोप। और काफी बढ़िया और प्यारा सा टॉपिक है, ये शुरू करते हैं। सो ओवरऑल लास्ट इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो इलेक्ट्रोस्कोप में क्या है बच्चों, इसमें अगर देखा जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्कोप इज दिस, तो आप ध्यान रखिएगा, एक ऐसी डिवाइस टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये क्या करता है, टू डिटेक्ट क्या, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी वहां चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इसको डिटेक्ट करने की जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज द पॉपुलर वन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लिया एक यहाँ केटल है, इस केटल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहां से एक रॉड ऐसे ट्रांसफर किया हुआ है और इसके अंदर दो गोल्ड लीफ प्लेट्स ऐसे लगाई हुई हैं। ये यूजुअली ऐसे नहीं रहती हैं, ये ऐसे रहती हैं, लेकिन अब क्या होता है कि इनको सपोज आपने यहां से चार्ज ट्रांसफर किया पॉजिटिव, एक रॉड आपने यहां टच किया हुआ है और वो रॉड मान लिया चार्ज है ये, और मान लीजिए फुल्ली चार्ज है प्लस प्लस, तो ये प्लस यहां से ट्रांसफर होगा। जैसे ये प्लस प्लस यहां आएगा, अब क्या होगा कि ये प्लेट जो ऐसे थी वर्टिकल थी, अब जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, रिपेल करते ही ये ऐसे हो जाएगा वाइड। तो अगर ये वाइड हुआ ऐसे, तो इसका मतलब ये बॉडी चार्ज है। अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये चार्ज नहीं है। तो कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है उसको चेक करने के लिए इमीडिएटली यहाँ चिपकाया, अगर ये लीफ इधर हुई तो इसका मतलब चार्ज है, अगर नहीं हुई तो नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई आसानी से। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस जो कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करता है। कौन से टाइप का चार्ज है ये कह पाना अलग कहानी है। इस डिवाइस से कौन से टाइप के चार्ज का पता नहीं लगता है, इससे सिर्फ इतना पता लग सकता है कि चार्ज है या नहीं है। कौन से टाइप का चार्ज है उसके लिए अलग एक्सपेरिमेंट है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जेईई या नीट लेवल पे पूछा जा सकता है, और काफी फेमस क्वेश्चन है कि अगर हमने इसको एक एक्सरे पास कराई तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये डाउन होंगी या और ज्यादा अवे चली जाएंगी। अगर हमने इसके अंदर से एक्सरे पास किया, तो बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि अगर हमने एक्सरे पास किया तो क्या होगा इसके ऊपर। तो मैं आंसर बता देता हूं, एक्सरे जैसे ही इसके अंदर से पास करेगा, यहाँ की एयर को आयनाइज कर देगा। एयर को आयनाइज करने का मतलब है एयर का स्प्लिट हो जाना पॉजिटिव नेगेटिव में। अब अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करके ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल करके जो लीफ ऐसी थी वो डाउन हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये थोड़ा अजीब है, लोगों को लगता है एक्सरे और ज्यादा इसकी चार्ज फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है। एक्सरे एयर को ब्रेक करेगा, ब्रेक्ड एयर में जो नेगेटिव होंगी वो इस पॉजिटिव से चिपक जाएंगी, या जो पॉजिटिव होगा वो इस नेगेटिव से चिपक जाएगा अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो, और ये न्यूट्रलाइज होकर के प्लेट डाउन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो चार्ज की प्रेजेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो है क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। और गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप इज अ पॉपुलर वन जो इसमें काफी यूज किया जाता है। तो ये छोटी सी चर्चा थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।